हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लू बेल ऑनलाइन स्टडी। इससे पीछे की सीरीज़ में हमने 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस किया है और इस सीरीज़ में हम 3 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें यह बताया गया है कि अरविंद चिदंबरम ने मार्च 2023 को दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता है। अरविंद चिदंबरम ये एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। तो पहले नंबर पे तो अरविंद चिदंबरम थे और दूसरे नंबर पे जॉर्जियो के लूका पाइजाडेस थे। ये 9 अंकों से दूसरे स्थान पे रहे हैं। तो ये दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पर्पज से। उसके अलावा अब हम थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं अरविंद के बारे में। अरविंद चिदंबरम वीरप्पन, ये इनका पूरा नाम है। इन्होंने 2018 और 2019 में 2 बार भारतीय शतरंज चैंपियनशिप अपने नाम किया है। इसके अलावा 2014 में इन्होंने अपना अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब भी अपने नाम किया है और 2015 में अपना ग्रैंड मास्टर खिताब अर्जित किया है। तो ये सभी पॉइंट्स थे अरविंद चिदंबरम वीरप्पन के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह को भारतीय नौसेना में नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। वे 1986 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में नियुक्त हुए थे। उनकी विशिष्ट सेवा के सम्मान में ध्वज अधिकारी को 2009 में नौसेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट पदक सेवा से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुर्रानी का 2 अप्रैल 2023 में निधन 88 वर्ष की आयु में हो गया है। तो डेट भी सेपरेटली याद रखना है, 2 अप्रैल 2023। और सलीम दुर्रानी जी भारत के पूर्व ऑलराउंडर थे। उन्होंने 1961 से 1962 में 5 मैचों की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को 2-0 से हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने टीम इंडिया के लिए 29 टेस्ट मैच खेले हैं और 25.04 की औसत से 1202 रन भी बनाए हैं। तो ये सभी डिटेल्स थी सलीम दुर्रानी के बारे में, जो कि भारत के पूर्व ऑलराउंडर थे और 2 अप्रैल 2023 को इनका निधन हो गया है और इनकी उम्र उस समय 88 वर्ष थी। उसके बाद नेक्स्ट है NASA और CSA ने 4 अप्रैल 2023 को 4 अंतरिक्ष यात्रियों की घोषणा की है। अब इनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन है वो 4 अंतरिक्ष यात्री। सबसे पहले है जेरेमी हैंसेन, उसके बाद क्विटर ग्लोवर, उसके बाद क्रिस्टीना कोच और रीड वाइसमैन। ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम है। मिशन नवंबर 2024 में लॉन्च होने वाला है। तो डेट अभी कंफर्म नहीं है, पर ये नवंबर 2024 तक लॉन्च होने वाला है और 50 वर्षों में पहली चालक दल की चंद्रमा यात्रा होगी। नेक्स्ट है TIE राजस्थान की पहली महिला अध्यक्ष बनी शीनू शांबर। तो TIE की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? शीनू शांबर। तो यहाँ से ये पॉइंट तो हमारा क्लियर हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल हम जान लेते हैं। राजस्थान ने 2 अप्रैल 2023 को डॉक्टर शीनू शांबर को 2023 से 2025 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए अपना नया अध्यक्ष घोषित किया है। वे TIE राजस्थान के 21 साल के इतिहास में ये जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला है। तो इस वजह से भी ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इससे पहले उनकी जगह पे थे डॉक्टर रवि मोदानी, मतलब वे डॉक्टर रवि मोदानी का स्थान लेंगे जो 2021 के संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे भूटान के राजा जिग्मे नामग्याल वांगचुक। तो ये है भूटान के राजा। भूटान के राजा जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो 3 अप्रैल 2023 को 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे। नई दिल्ली में हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने और यात्रा के दौरान भूटान के राजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये मुलाकात करेंगे और ये यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। उसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध लघु कथाकार और उपन्यासकार सरा थॉमस का निधन हो गया है। उन्होंने 17 उपन्यास और 100 से अधिक लघु कथाएं भी लिखी हैं।
उन्होंने केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। सराथ थॉमस के उपन्यास मूरी पादुकल पर P.A. बक्कर ने मणि मुझक्कम नाम से एक फिल्म बनाई गई। इसके अलावा और भी पुस्तक थे जिन पे फिल्में बनाई गई थी। वो उपन्यास अस्तमयम, पवीजा मुथु और अर्चना, ये और पुस्तक है जिनको फिल्मों में रूपांतरित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉप इंडिया का अभ्यास शुरू होगा 10 अप्रैल से। ये शुरू होगा भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक जापान के देखरेख में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में कॉप इंडिया अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है। कॉप इंडिया अभ्यास सबसे पहले तो 10 अप्रैल से शुरू होगा। ये शुरू होगा भारत और अमेरिका के वायुसेना के बीच में। ये शुरू कहाँ पे हो रहा है? पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना अपने Su-30 MKI राफेल और स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को मैदान में उतारने के लिए भी तैयार है। इसके अलावा जापानी वायु आत्मरक्षा बल जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने दिसंबर 2018 में पहली बार कॉप इंडिया के रूप में भाग लिया। उसके बाद नेक्स्ट है नागालैंड की राजधानी कोहिमा 4 से 6 अप्रैल 2023 से उत्तर पूर्व क्षेत्र में B20 सम्मेलनों की मेजबानी करेगी और व्यापार समुदायों के बीच साझेदारी की खोज के लिए सम्मेलन भारतीय उद्योग परिसंघ जिसे CII और उत्तर पूर्वी राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा। और B20 मतलब बिजनेस 20 वैश्विक व्यापार समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी G20 संवाद मंच है। नेक्स्ट है हाल ही में जम्मू और कश्मीर के कठुआ जिले की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को 3 अप्रैल 2023 को GI टैग प्राप्त किया। कठुआ की बसोली पेंटिंग जम्मू क्षेत्र का पहला स्वतंत्र GI टैग उत्पाद है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल 2023 को आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना 2023 पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया है। CDRI देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है। वर्ष 2023 के सम्मेलन का थीम है डिलीवरिंग रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद नेक्स्ट है चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 11 स्थानों का नाम बदलने की घोषणा की है। भारतीय क्षेत्र के अंदर के क्षेत्रों पर दावा करने के लिए 4 अप्रैल 2023 को चीन सरकार ने घोषणा की है कि वह अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों का मान्यकरण करेगी। एक मानचित्र के साथ 11 स्थानों की सूची जारी करना जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को दर्शाता है। 2017 में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 6 स्थानों की एक समान सूची जारी की। उसके बाद नेक्स्ट है हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, खदान कार्यवाही कार्य के लिए सहायता प्राप्त करना और उन्हें हटाने की दिशा में आगे बढ़ना है। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम में प्रदूषण और स्पॉटलाइट फैलाने के लिए वर्ष 2023 की थीम माई एक्शन कैन नॉट वेट। तो ये है 2023 का थीम अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस का, जो कि हर साल मनाया जाता है 4 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट है PM नरेंद्र मोदी और भूटान नरेश जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक ने 5 अप्रैल को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देश भारत भूटान सीमा पर पहली एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने की जांच और विचार कर रहे हैं जो जयगांव के निकट होगी। भारत और भूटान कोराझार गेल्फू रेल लिंक परियोजना में भी तेजी लाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फिनलैंड नाटो में 31वें सहयोगी के रूप में शामिल हुआ। फिनलैंड नाटो का सबसे नया सदस्य बन गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि नाटो का सबसे नया सदस्य बना है फिनलैंड। फिनलैंड के विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को परिग्रहण दस्तावेज सौंप दिया है जिन्होंने फिनलैंड को सदस्य घोषित किया है। अब नाटो के बारे में जान लेते हैं। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल
1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है और नाटो की स्थापना के समय अमेरिका समेत टोटल 12 देश इसके सदस्य थे, नाटो के सदस्य थे। और इस समय टोटल 31 सदस्य नाटो के सदस्य बन चुके हैं, जिनमें 29 यूरोपीय और 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सरकार ने ड्रोन और ड्रोन घातकों के लिए PLI योजना के तहत 2022 और 23 के दौरान 30 करोड़ रुपए की राशि वितरित की है। तो ये राशि वितरित की है ड्रोन और ड्रोन घातकों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है, नागालैंड में वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए B20 सम्मेलन होगा। नागालैंड 5 अप्रैल को कोहिमा में B20 सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ये सम्मेलन वैश्विक व्यापार समुदाय के लिए G20 संवाद मंच के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर में आयोजित किया जाएगा। B20 कार्यक्रमों का ये चौथा और अंतिम चरण है। B20 सम्मेलन का विषय है कृषि और खाद्य उद्योग, पर्यटन और IT में बहुपक्षीय व्यापार साझेदारी के अवसर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, 18 राज्यों में कर्नाटक शीर्ष पर। तो इसकी डिटेल चेक कर लेते हैं कि सेकेंड और थर्ड नंबर पे कौन है। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक न्याय देने में 18 बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है। तो ये तो हमें क्लियर हो गया कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक न्याय देने में 18 बड़े राज्यों में सबसे टॉप पे है। दूसरे नंबर पे है तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे है तेलंगाना। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर, मतलब 18वें स्थान पर है। तो टोटल 18 राज्यों को चुना गया था और उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। ये रिपोर्ट न्याय वितरण 4 स्तंभों पर आधारित है। वो 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? पहला है पुलिस, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है जेल, चौथा है कानूनी सहायता। तो इन सभी आंकड़ों पर यह रिपोर्ट आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का फैसला किया है। CM योगी आदित्यनाथ ने आयोग के गठन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं, जो राज्य के माध्यमिक, उच्च और तकनीकी महाविद्यालयों में शिक्षकों का चयन करेगा। नया आयोग यूपी शिक्षक परीक्षा भी आयोजित करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिन जाति, लिंग या धर्म के भेद के बिना सभी के लिए शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों और मौलिक स्वतंत्रता के निर्माण की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। वर्ष 2023 का थीम है बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस। तो थीम भी सेपरेटली ध्यान रखना है हमें। बिल्डिंग अ कल्चर ऑफ पीस ये थीम है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस का, जो हर साल मनाया जाता है 5 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाया जाता है। ये दिन बम्बई में लंदन तक भारत के पहले वाणिज्यिक जहाज की पहली यात्रा की याद में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, 5 अप्रैल को मनाई गई जगजीवन राम की 116वीं जयंती। तो जगजीवन राम जी के बारे में जान लेते हैं। बाबू जगजीवन राम, जिन्हें बाबूजी के नाम से जाना जाता है, ये एक राष्ट्रीय नेता, स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक न्याय के पैरोकार थे। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदावा गांव में सोभी राम और बसंती देवी के घर में हुआ था। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। बहुत ही IMP पॉइंट है, सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1971 के समय भारत पाक के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, या भारत के रक्षा मंत्री का कार्यभार किसने संभाला था। तो उनका नाम है जगजीवन राम जी, जिनका 5 अप्रैल को 116वीं जयंती मनाई गई थी। और इनका पूरा नाम है बाबू जगजीवन राम, जिन्हें प्यार से बाबूजी कहते थे। और इनका जन्म हुआ था 5 अप्रैल 1908 को बिहार के चंदावा गांव में। इनके पिता का नाम था सोभी राम और इनकी माँ का नाम था बसंती देवी। तो ये सभी डिटेल्स है जगजीवन राम जी के बारे में।
उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्च चावल को मिला जीआई टैग। बिहार के पश्चिमी चंपारण के मिर्च चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इस चावल की खास बात यह है, इसका दाने का माप और आकार काली मिर्च की तरह दिखाई देता है, इसीलिए इसे मिर्चा या मिर्चा राइस के नाम से जाना जाता है। ये चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्टता और चावल के दाने बनाने के गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो जाता है कि मिर्चा चावल इसका नाम इसीलिए पड़ा, इसके राइस का दाने और इसका आकार काली मिर्च की तरह है, जिसकी वजह से मिर्चा चावल का नाम दिया गया। और उसके बाद नेक्स्ट है, भारत ने अप्रैल 2023 में अपने MH-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टारपीडो खरीदने की घोषणा की है। भारत और अमेरिका ने 2020 में लॉकहीड मार्टिन से 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टारपीडो खरीदेगा भारत, 16,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, बहरीन ने देश में निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस शुरू की है। तो ये सेपरेटली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोल्डन लाइसेंस पहल की शुरुआत किसने की है, तो ये की है बहरीन ने। ये विभिन्न लाभ प्रदान करता है, जिसमें निवेश के प्राथमिकता से भूमि आवंटन और बिल्डिंग परमिट जैसे सरकारी सेवाओं तक पहुंच शामिल है। लाइसेंस तमकीन और बहरीन विकास बैंक से भी सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, हेलफायर मिसाइल हवा से जमीन पर मार करने वाली एक सटीक हथियार है। इसे विशेष रूप से ड्रोन हमलों के लिए विकसित किया गया था। हेलफायर मिसाइल सिस्टम का विकास 1974 ईस्वी में शुरू हुआ। AGM-114R रोमियो हेलफायर 2 ने 2012 में प्रवेश किया। इसके अलावा भारत की पहली मिसाइल का नाम है पृथ्वी। पृथ्वी एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के द्वारा निर्मित की गई है, IGMDP के द्वारा। ये भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित बैलिस्टिक मिसाइल थी। भारत की ये पहली मिसाइल का नाम है पृथ्वी, जिसे IGMDP के द्वारा निर्मित किया गया है। ये भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसे भी ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश बनारसी पान को सरकार से GI टैग मिला। वाराणसी के 3 अन्य सम्मानों को भी GI टैग मिला है। बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर बैंगन और आदम चीनी चावल, इन तीनों को भी GI टैग से सम्मानित किया गया है। पंजीकरण के बाद 1000 से अधिक किसानों को भी GI अनुमोदित उपयोगकर्ता प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। तो बनारसी पान के अलावा 3 और भी चीज़ों को GI टैग से सम्मानित किया गया है। बनारसी लंगड़ा आम और रामनगर बैंगन और इसके अलावा आदमचीनी चावल, इन तीनों को भी GI टैग से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, कर्नाटक, हरियाणा और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में 700 मेगावाट प्रत्येक के 10 स्वदेशी दाबित भारी जल रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। इन रिएक्टरों को वर्ष 2031 तक बेड़ा मोड़ में स्थापित करने की योजना है। उसके बाद नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड की किम कॉटन 5 अप्रैल 2023 को न्यूजीलैंड के डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड में दूसरे मैच के दौरान पुरुषों के T20 में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी है। तो फीमेल एम्पायर का नाम है किम कॉटन। उन्होंने पहले 2018 के बाद से 24 महिला ODI के अलावा 54 महिला T20 में एम्पायरिंग की है। उन्होंने पहली बार 2020 में हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 श्रृंखला के दौरान टीवी एम्पायर के रूप में पुरुषों के खेल में एक फीमेल एम्पायर के रूप में काम करने वाली वो पहली महिला बन गई है। तो पहली फीमेल एम्पायर का नाम है किम कॉटन। तो ये सभी डिटेल्स थी किम कॉटन के बारे में।
उसके बाद नेक्स्ट है विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये तारीख 1896 में ग्रीस में आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेलों के उद्घाटन की याद दिलाती है और 2023 का थीम था स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। ये है थीम 2023 का विकास और शांति के अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का, जो हर साल मनाया जाता है 6 अप्रैल को और ये स्टार्ट हुआ था 1896 ईस्वी से। उसके बाद नेक्स्ट है चीन के खतरे से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2023 को तीनों रक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें चीन सीमा पर तैयारियों को मजबूत करने के लिए सेनाओं के पास अब हथियार खरीदने की ताकत है और ये सशस्त्र बलों को सभी पक्षों पर दुश्मनों द्वारा किसी भी संघर्ष या आक्रामकता से निपटने के लिए आवश्यक हथियारों से लैस करने की शक्ति देता है। तो 6 महीने के लिए बढ़ाई गई है रक्षा बलों की आपातकालीन शक्तियां। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को वन लाइनर MCQs बेस पे भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय मूल की 5 महिलाएं अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल हैं। तो उनके बारे में जान लेते हैं। JP मॉर्गन की अनु अयंगर, और उसके बाद है एरियल इन्वेस्टमेंट की रूपल जे भंसाली, उसके बाद सोनल देसाई, और उसके बाद गोल्डमैन सेज की मीना पीलन, और लास्ट में बैंक ऑफ अमेरिका की सविता सुब्रमण्यन। तो ये सभी वो 5 महिलाएं हैं जो अमेरिकी वित्त में 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शामिल है। ये 5 महिलाएं भारतीय मूल से संबंध रखती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 अप्रैल 2023 को खेलो इंडिया गेम्स सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के साथ एकीकृत कर दिया है। इससे क्या फायदा होगा कि खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट और अन्य हितधारक अब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से योग्यता और भागीदारी के अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम होंगे और डिजी लॉकर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की एक पहल है। उसके बाद नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2023 को फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा जारी रैंकिंग में 6 वर्षों में पहली बार अर्जेंटीना सबसे ऊपर है, फ्रांस तीसरे नंबर पे है, ब्राजील दूसरे नंबर पे है और बेल्जियम चौथे नंबर पे है, और इसके अलावा इंग्लैंड 5वें स्थान पर है। तो ये पांचों याद रखना है कि कौन कौन से स्थान पर है फीफा रैंकिंग 2023 के अकॉर्डिंग। इसके बाद नीदरलैंड, क्रोएशिया, इटली, पुर्तगाल और स्पेन है। अगली फीफा विश्व रैंकिंग 20 जुलाई 2023 को प्रकाशित की जाएगी। तो ये सभी डिटेल्स थी फीफा रैंकिंग 2023 के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है मुकेश अंबानी ने जीता नंबर 1 का खिताब। फोर्ब्स के वर्ल्ड रिचेस्ट स्पोर्ट्स ऑनर्स 2023 के लिस्ट में नंबर 1 पर रहे हैं मुकेश अंबानी। IPL की टीम मुंबई इंडियंस के ऑनर मुकेश अंबानी 83.4 अरब डॉलर के साथ स्पोर्ट्स टीम ऑनर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर है। उन्होंने सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त किया है और सूची के अनुसार, इस लिस्ट के अनुसार दुनिया के 25 सबसे अमीर लोगों की टोटल संपत्ति है 2.1 ट्रिलियन डॉलर। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट निकल कर आता है कि मुकेश अंबानी जी स्पोर्ट्स ऑनर्स 2023 की लिस्ट में सबसे टॉप पर हैं और मुकेश अंबानी जी IPL की टीम मुंबई इंडियंस के ऑनर है और मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी जगह बनाई है। तो ये सेपरेटली याद रखना है कि ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में चुने गए हैं स्पोर्ट्स ऑनर्स 2023 के लिस्ट में। नेक्स्ट स्लाइड है सबाबी सुब्रमण्यम UK के RAF के वारंट ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। भारतीय मूल के सबाबी सुब्रमण्यम को अप्रैल 2023 में UK की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। सुब्रमण्यम ने वारंट ऑफिसर अल्बर्ट से पदभार ग्रहण किया और 2021 में उन्हें यूनाइटेड किंगडम स्पेस कमांड के उद्घाटन कमांड वारंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है RBI ने लगाया महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस और इंडिया बैंक पर जुर्माना।
तो इसके डिटेल्स के बारे में चेक कर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर 6.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इंडियन बैंक पर नियमों का पालन न करने पर इंडियन बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पर आरबीआई ने 6.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और इंडियन बैंक पर 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना इन्हें क्यों लगाया गया है वो भी चेक कर लेते हैं। इंडियन बैंक को KYC मानदंडों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया था, इस वजह से इन्हें ये जुर्माना लगाया गया। और आरबीआई ने ऋण स्वीकृत करते समय उधारकर्ताओं को ब्याज दरों का खुलासा नहीं करने के लिए महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पर जुर्माना लगाया है 6.77 करोड़ रुपए का। उसके बाद नेक्स्ट है एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यात्री यातायात द्वारा दुनिया के शीर्ष 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हो गया है। हवाई अड्डों के वैश्विक व्यापार संघ ने 2022 के लिए 9वें स्थान पर दिल्ली हवाई अड्डे को स्थान दिया है। तो कौन से नंबर पर है ये? 9th नंबर पर है। और अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूची में सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में पहले स्थान पर रहा है। 9वें स्थान पर है दिल्ली और फर्स्ट स्थान पर है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भाग लेंगे भारतीय राफेल। भारतीय राफेल लड़ाकू अप्रैल 2023 में फ्रांस में एक फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लेंगे। ओरियन 2023 एक बहुआयामी युद्ध खेल है जिसमें भूमि सैनिक, विमान वाहक सहित युद्धपोत और लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। इसमें 7000 से अधिक उत्तरी अंटार्कटिका संधि संगठन के सैनिक अपने नाटो सहयोगियों की भूमि सेना से जुड़े ड्रिल में भाग लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 7 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी गांव में कौशाम्बी महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग की 405 करोड़ रुपए की 70 योजनाओं और 12 विभिन्न विभागों की 51 करोड़ रुपए की 24 परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। संसद खेलकूद स्पर्धा के तहत 3324 खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। यहाँ से हमारे ये पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि कौशाम्बी महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी गांव में। ये हर साल 7 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है और इस साल केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद नेक्स्ट है चीन के युआन ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की जगह ले ली है। तो इससे पहले अमेरिकी डॉलर था टॉप पे, अब चीन के युआन ने अमेरिकी डॉलर की जगह ले ली है। तो ये पता चला है मॉस्को एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार। इन आंकड़ों के अनुसार 2023 की पहली तिमाही में युआन का रूस के विदेशी मुद्रा कारोबार में 23.6% हिस्सा था। इसके अलावा रूस और चीन अपने आर्थिक संबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं। दोनों देश व्यापार, निवेश और ऊर्जा पर अपने सहयोग को गहरा बना रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सुपरस्टार शाहरुख खान ने 7 अप्रैल 2023 को जारी अपनी वार्षिक टाइम 100 सूची के लिए टाइम मैगजीन के पोल में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इन्होंने ये शीर्ष स्थान अभिनेता हैरी, लियोनेल मेसी और मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है सुपरस्टार शाहरुख खान ने। उसके बाद नेक्स्ट है कलिकेश सिंह यादव NRAI अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कलिकेश नारायण सिंह देव को भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने रणींदर सिंह का स्थान लिया जो सितंबर में NRAI के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 6 से 9 अप्रैल 2023 से कुमारकोम केरल में आयोजित की जा रही है। प्रतिनिधियों ने 2030 एजेंडे के लिए डिजिटल तकनीकों के महत्व और सामाजिक
विकास के लिए डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सत्र विकास के लिए डेटा के माध्यम से परिवर्तनकारी बदलाव पर केंद्रित था। उसके बाद नेक्स्ट है, राष्ट्रपति मुर्मू गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में शामिल हुई। 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आसाम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए मोबाइल ऐप भरोसा को लॉन्च किया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि भरोसा ऐप किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेट करता है महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए। इस ऐप को लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। उसके बाद नेक्स्ट है, तेलंगाना की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को भी एक महत्वपूर्ण पुनर्विकास के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसमें एक नया आइकॉनिक भवन और विश्व स्तरीय सुविधाओं को भी शामिल किया जाएगा। इसका खर्च 720 करोड़ रुपए होगा। सिकंदराबाद से तिरुपति तक कनेक्ट करने वाली सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस, जो हैदराबाद को तिरुपति से जोड़ती है, ये तेलंगाना से 3 महीने में दूसरी वंदे भारत ट्रेन है। तो इसको भी ध्यान रखना है, ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो लॉन्च की गई है। ये ट्रेन स्पेशली तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उसके बाद नेक्स्ट है, उत्तर कोरिया ने 7 अप्रैल 2023 को अपने दूसरे पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हेडल 2 का परीक्षण किया। DPRK में एक राष्ट्रीय रक्षा विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने 4 से 7 अप्रैल तक पानी के नीचे सामरिक हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। उसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म में होने वाली कमी को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया। वर्तमान अभ्यास मुंबई बंदरगाह से लगभग 30 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में ग्रेट ड्रिल छाया प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था और इस अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तट रक्षक बल के कई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। तो यहाँ तक हमारे 3 से लेकर 9 अप्रैल के करंट अफेयर के न्यूज़ डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ को वन लाइनर बेस पे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है, किस राज्य के मिर्चा चावल को अप्रैल 2023 में GI टैग से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है बिहार। इस चावल को मिर्चा चावल का नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इसकी आकृति काली मिर्च की जैसी है, इसीलिए इसे मिर्चा चावल का नाम दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन के तहत मार्च 2023 तक कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को नलों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाई जाएगी? तो इसका आंसर है 60%। उसके बाद नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय प्रदान करने में 18 बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है कर्नाटक। उसके बाद नेक्स्ट है, ईरान ने हाल ही में 2016 के बाद पहली बार निम्नलिखित में से किस देश में अपना राजदूत नियुक्त किया है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, ड्रोन घातकों के लिए PLI योजना के तहत सरकार ने 2022 से 23 के दौरान लाभार्थियों को कितने रुपए वितरित किए हैं? इसका आंसर है 30 करोड़ रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में किस शहर ने अपनी सड़कों पर ई-स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है पेरिस। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2023 को किस देश के प्रमुख के साथ सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करने पर विचार करने के लिए नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की? इसका आंसर है भूटान। उसके बाद नेक्स्ट है, 5 अप्रैल 2023 को राज्य ने B20 सम्मेलन की मेजबानी की? इसका आंसर है नागालैंड। उसके बाद नेक्स्ट है, चीन के खतरे से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 3 रक्षा बलों को आपातकालीन अधिग्रहण शक्तियों को कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर है 6 महीनों के लिए।
उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन न्यूजीलैंड के डुनेडिन में श्रीलंका के खिलाफ न्यूजीलैंड के दूसरे मैच के दौरान एक पूर्ण सदस्यीय पुरुष T20 में पहली महिला ऑन फील्ड एम्पायर बनी? इसका आंसर है किम कॉटन। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के आर्थिक जनगणना के बारे में है? इसका आंसर है ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। उसके बाद नेक्स्ट है हाल ही में SNAP 10A खबरों में था, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतरिक्ष में दुनिया का पहला परिचालन परमाणु रिएक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2023 को विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत तक धीमी होने का अनुमान है? इसका आंसर है 6.3%। नेक्स्ट है कौन सा देश 10 अप्रैल 2023 को देश का पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 लॉन्च करने के लिए तैयार है? इसका आंसर है केनिया। नेक्स्ट है अंजलि शर्मा तुआनचरी पहनकर अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत को फतेह करने वाली पहली महिला बन गई है, वे किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट है प्रसिद्ध लघु कथाकार और उपन्यासकार का हाल ही में निधन हो गया, इसका आंसर है सरा थॉमस। उसके बाद नेक्स्ट है भारत और अमेरिका की वायुसेना 10 अप्रैल से 21 अप्रैल 2023 तक कॉप इंडिया अभ्यास किस राज्य में करेगी? इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने 14 जुलाई 2023 को वार्षिक वेजिटल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? इसका आंसर है फ्रांस। उसके बाद नेक्स्ट है वार्षिक भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लेनिक्स 2023 का 10वां संस्करण हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू हुआ? इसका आंसर है कोलंबो। नेक्स्ट है किसने हाल ही में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है संजय जसजीत सिंह। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है नीरज निगम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मलेशिया में अपने संबंधित बैंक के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? इसका आंसर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट है G20 रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक किस शहर में हुई? इसका आंसर है गुवाहाटी। नेक्स्ट है केंद्र ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन के मुद्दे को देखने के लिए समिति को अधिसूचित किया, तो इसकी अध्यक्षता करेगा TV सोमनाथन। तो यहाँ पे हमने 3 से लेके 9 अप्रैल के मोस्टली सभी करंट अफेयर के बारे में डिस्कस कर लिया है और उसके 1 लाइनर MCQs भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।